हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो में हम 10th अगस्त का न्यूज़पेपर डिस्कशन कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द बांग्लादेश और बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया है उसके अंदर अब जब हम उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो इंडिया का पोटेंशियल रोल क्या हो सकता है। सबसे पहले की बात समझिए, बांग्लादेश के अंदर रिसेंटली एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया है जिसको लीड करेंगे मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो है वो एक नोबेल लॉरिएट है, मतलब उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है पीस के लिए, एंड दैट इज़ वाई उनको चूज़ किया गया है यहाँ पर बांग्लादेश को लीड करने के लिए। तो रिसेंटली जब इनका स्वर्न इन हो रहा था, मतलब स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी, मतलब जब इनको पावर दिया जा रहा था, पावर ट्रांसफर किया जा रहा था, उस टाइम जो इंडिया के एम्बेसडर टू बांग्लादेश है जिनका नाम है प्रणय वर्मा सर, वो रिसेंटली वहाँ पर गए थे और उन्होंने अटेंड किया था उस पर्टिकुलर सेरेमनी को। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि इंडिया का इंटेंशन सही है। इंडिया जो है न्यू गवर्नमेंट को जो बांग्लादेश में फॉर्म हो रही है उसको सपोर्ट करना चाहता है। इंडिया बेसिकली अपने बायलैटरल टाइज जो बांग्लादेश के साथ है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें एक बहुत ही स्पेसिफिकली चीज़ बोली गई है कि देखो, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो हिंदू माइनॉरिटीज़ बांग्लादेश के अंदर है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। बट इंडिया को यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेम्पटेशन से बाहर निकलना होगा कि हम सिर्फ अपने फायदे की चीज़ें देखेंगे, मतलब हम सिर्फ हिंदू माइनॉरिटीज़ के लिए काम करेंगे और बाकी चीज़ों को हम छोड़ देंगे। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। रादर हमें सिर्फ हिंदू माइनॉरिटी के लिए नहीं, रादर हम ओवरऑल जो स्टेबिलिटी होगी इस रीजन की, बांग्लादेश की जो डेमोक्रेसी है उसका एक प्रॉपर हेल्थ होना चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के जो कम्युनिटी है सिर्फ उनके लिए हम काम करें। सो आई होप आप इतनी चीज़ समझ गए। अब जब शेख हसीना जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, जब उन्होंने लीव कर दिया इस कंट्री को, तो उसके कारण एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, पॉलिटिकल वैक्यूम। तो इस पॉलिटिकल वैक्यूम को जो डिफरेंट फोर्सेस है वो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर सकते थे, जैसे कि जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, टेररिज्म है, फिर इसके अलावा कोई एक्सटर्नल पावर्स लाइक चाइना, यूएसए, ये सब इसको चाहते तो एक्सप्लॉइट कर सकते थे। बट इससे पहले कि एक्सप्लॉइटेशन हो, यहाँ पर इंडिया को यहाँ पर बीच में आना होगा और बांग्लादेश के अंदर पीस को रिस्टोर करने की बात करनी होगी। एंड उसके लिए जो इंडिया का अप्रोच होगा इट शुड बी प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल अप्रोच, जहां पर फोकस होगा ब्रॉडर रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर। मतलब जो रीजनल स्टेबिलिटी है, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, रादर जो पूरा रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का, वहां पर एक स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है हमें। साथ ही साथ कोई भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है वो बांग्लादेश के अंदर अपना इन्फ्लुएंस ना बढ़ा पाए, इसकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया को लेनी होगी। तो राइट नाउ हमें कोशिश करनी है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इस्तेमाल करके एक इंक्लूसिव गवर्नेंस फॉर्म किया जाए, कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करे, जिससे कि बांग्लादेश में लॉन्ग टर्म में पीस रिस्टोर हो सके। तो एक तरफ आर्टिकल के अंदर ये भी मेंशन किया गया है कि जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी फेलियर रही थी कि हम जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हुई थी, पॉलिटिकल चैलेंजेस हो गए बांग्लादेश के अंदर, उसको हम प्रॉपर्ली एंटिसिपेट नहीं कर पाए। हमने ये एंटिसिपेट नहीं किया कि इतनी जल्दी जो सिचुएशन है इतनी ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगी। राइट, अब ये जो प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा इंडिया का अगर हम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो जो न्यू लीडरशिप है बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पर इंडिया बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व है। यहाँ पर इंडिया को कोशिश ये करनी होगी कि हर तरफ से आगे बढ़ते हुए हमें ये फोकस करना है कि किसी भी तरीके का पिटफॉल्स, यानी किसी भी तरीके का चैलेंजेस है जो हमने पहले जो डील किया था उस पर्टिकुलर चैलेंजेस से हम साइड रह सके। हम बांग्लादेश की जो सोसाइटीज़ हैं, मतलब जितने भी सोसाइटी है, उसको फिर से एक बार पीसफुल सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ने में हेल्प करें। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। एंड अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल है जो कि इससे कनेक्टेड ही है, जहाँ पर हम वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बाद बीच में क्या शेयर्ड कनेक्शंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो कल्चरल एक्सचेंजेस है और जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के अंदर में, वो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को समझना चाहते हैं। तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों का ही जो बेसिकली लिटरेचर है, आर्ट्स है, कल्चर प्रैक्टिस है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब इतने सारे पॉलिटिकल डिवाइड्स होने के बावजूद भी हमारे जो बेसिकली पॉलिटिकल एंड सोशल अपहेवल्स है, देखो इतनी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह आ गई, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ गई, सोशल प्रॉब्लम्स आ गई, बट इसके बावजूद जो पॉलिटिकल डिवाइड्स है वो हमारे सोसाइटी को यहाँ पर कहीं ना कहीं दूर नहीं कर पाई, अलग नहीं कर पाई। एंड दैट इज़ वाई बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में जो कनेक्शन है वो आज भी उतना ही स्ट्रांग है। अगर हम देखें तो ज्योग्राफी शेयर्ड है दोनों की, ऑलमोस्ट सेम रिवर दोनों ही पार्ट्स में ट्रैवल करते हैं, सेम वाटरवेज है जो कि दोनों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं। इसके कारण दोनों ही जो रीजन्स हैं बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल, वो ट्रेड, फिर कल्चर, सोसाइटी, इन सब को आपस में एक्सचेंज करने का काम करते हैं। इसके कारण भी दोनों रीजन्स काफ़ी ज़्यादा बाइंडेड है, काफ़ी ज़्यादा साथ में रहते हैं। इसके अलावा जो रिलीजियस एंड कल्चर प्रैक्टिसेस है वो दोनों ही पोर्शंस के लिए काफ़ी कॉमन है। देखो दोनों ही जो है वो रिवर्स की पूजा करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं, दोनों ही लैंड और एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। राइट, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं एक शेयर्ड हेरिटेज है, शेयर्ड कल्चर है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में।
इसके अलावा जो हम कल्चरल और लिंग्विस्टिक हेरिटेज को भी देखें तो लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट सेम है, कल्चर भी ऑलमोस्ट सेम है। ये भी शो करता है कि कहीं ना कहीं दोनों ही जो रीजन्स है वो एक यूनिटी और रेजिलियंस का सिंबल बन सकती है आने वाले टाइम में। मतलब जो सोशल डिविजन्स, जो पॉलिटिकल डिविजन्स अभी हो रहे हैं, उसको सॉल्व करने के लिए अगर इंडिया से एक सपोर्ट चाहिए तो वेस्ट बंगाल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है बांग्लादेश को। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई हो। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर यूएसए में एक एंटी ट्रस्ट रूलिंग की गई है गूगल के अगेंस्ट में। हुआ यह है कि गूगल के अगेंस्ट में एक पर्टिकुलर रूलिंग की है जहां पर यह बोला गया है कि गूगल जो है अपने सर्च इंजन में मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करता है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के थ्रू, मतलब गलत तरीके से। जहां पर वो क्या करता है, जहां पर वो अलग अलग डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स, जैसे कि मान लो सैमसंग अगर फोन बना रहा है, एप्पल अगर फोन बना रहा है, तो क्या करता है इन मैन्युफैक्चरर्स के पास जाके इनके साथ डील कर लेता है कि जो हमारा ही सर्च इंजन है, मतलब गूगल जो सर्च इंजन है वही डिफॉल्ट ऑप्शन होना चाहिए हर स्मार्टफोन के ऊपर, हर वेब ब्राउजर के ऊपर। एंड दैट इज वाई आप पाते होंगे जब भी आप कोई नया फोन खरीदते हैं तो उसमें गूगल ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होता है। उसमें जो गूगल के डिफरेंट ऐप्स है वो हमेशा प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर आप कोई वेब ब्राउजर खोलते हैं तो उसमें गूगल ऑटोमेटिकली प्री इंस्टॉल्ड होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर एंटी कॉम्पिटिटिव मानते हुए यूएसए के अंदर इसके अगेंस्ट में एंटी ट्रस्ट रूलिंग दी गई है। नो, इस पर्टिकुलर चीज़ को डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट ही आपने एक पर्टिकुलर सर्च इंजन को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया है। इसके कारण क्या होता है, जो कंज्यूमर चॉइस है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है, और जो राइवल सर्च इंजन है वो लोग बेसिकली मार्केट के अंदर अपने आप को अपलिफ्ट नहीं कर पाते। तो इंडिया के लिए इसका क्या इंप्लीकेशन है? पहली चीज़ तो गूगल बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है इंडियन मार्केट के अंदर। गूगल का सर्च इंजन ही ऑलमोस्ट सारा का सारा इंडिया यूज़ करता है। सेकेंड चीज़, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंडिया की एक बॉडी है, उसने ऑलरेडी गूगल को अक्टूबर 2022 के अंदर 1300 करोड़ का फाइन लगाया था, क्योंकि उसने भी यही पाया था कि एक एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के अंदर गूगल अभी भी इन्वॉल्व है, जहां पर मोबाइल्स के अंदर वो ऑटोमेटिकली अपने खुद के सर्च इंजन को डिफॉल्ट सर्च इंजन की तरह यहाँ पर इस्तेमाल करता है। तीसरा, अगर हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस की बात करें तो वहाँ पर देखोगे कि गूगल के जितने भी ऐप्स हैं, जैसे आप देखो क्रोम, गूगल क्रोम है, यूट्यूब है, जीमेल है, गूगल सर्च है, ये सब की सब चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, जिसके कारण ना ही जो पर्सन है जो फ़ोन यूज़ कर रहा है उसके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं, ना ही उनके कॉम्पिटिटर्स के पास में। इसलिए इंडिया ने रिसेंटली कॉम्पिटिशन बिल को ड्राफ्ट किया है, रिसेंटली मतलब एक ड्राफ्ट कॉम्पिटिशन बिल को प्लेस किया गया है लोकसभा के अंदर। इसका एम ये है कि जितने भी डिजिटल एंटरप्राइजेस हैं, देखो सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस मतलब जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, उन सबको किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से टारगेट करना है, वो सब चीज़ें इस पर्टिकुलर बिल के अंदर मेंशन है। अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव को देखें तो देखो गूगल के अगेंस्ट जो रूलिंग हुई है ये एक ग्लोबल मूवमेंट का पार्ट है, जहां पर जितने भी बिग कंपनीज है, बिग टेक कंपनीज हैं, उन सबको सही तरीके से कंपटीशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है, ना कि उनको एक मोनोपोली क्रिएट करने के लिए। अगर आप इंडिया या फिर इंडिया जैसे जितने भी कंट्रीज हैं, अगर इनको ध्यान से देखो तो ये लोग भी इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, बिकॉज एक तरफ तो वो चाहते हैं टेक्नोलॉजिकली इनोवेट करें, पर वहीं दूसरी तरफ कंज्यूमर्स की प्राइवेसी को, कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये आज के आर्टिकल्स आपको प्रॉपर्ली समझ आ गए। आज के न्यूज़पेपर के अंदर आज बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं आई है, जो एक्सप्लेन सीरीज था दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई हूँ। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्सेस में मेंशन करें, मैं उसे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।